यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा 2024 में पास 58 प्रतिभागियों का कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर मिंटो हॉल में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कुल 58 प्रतिभागियों में से 15 युवतियां हैं। सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव व उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार उपस्थित थे। इस अवसर पर सीएम ने ई ज्ञान सेतु का शुभारंभ किया। इसके जरिए यूट्यूब व अन्य प्लेटफॉर्म पर बच्चों को स्टडी मटेरियल ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें ऑनलाइन कोर्स, वीडियो ट्यूटोरियल और अन्य सामग्री शामिल है। ई ज्ञान सेतु पर मेडिकल से लेकर इंजीनियरिंग व बिजनेस से जुड़े स्टडी मटेरियल उपलब्ध होंगे। इसके लिए भोपाल व इंदौर समेत प्रदेश के 10 जिलों में डिजिटल स्टूडियो तैयार किए गए हैं। जोरदार अभिनंदन करूं अपने इस अद्भुत कार्यक्रम में। आजादी के बाद मध्य प्रदेश के साथ इतना मुझे बताया, अजय जी बोल रहे थे अभी, वो कह रहे कि मंच छोटा पड़ गया। हमने कहा हम तो चाहेंगे कि मंच के सामने इतने बैठे हो रही है, पूरे हमारे भारतीय सेवा से ही सैनिक लोगों का पूरा मंच हो जाए। देश का दिल मध्य प्रदेश, देश का दिल मध्य प्रदेश है तो उसकी धड़कनों से देश को चलते होने की आदत होना चाहिए। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं आपको शुभकामना भी दे रहा हूं, बधाई भी दे रहा हूं। और इस लोकतंत्र के, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र मध्य प्रदेश से अगर मैं बात कर रहा हूं तो हमारे लिए भौगोलिक दृष्टि से पूरे देश के सेंटर में मध्य प्रदेश है। और हम भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर के लोग, उनकी अपनी कुछ परमात्मा ने विशेष गुण उनको दिए हैं और इसीलिए हर काल, हर युग में, हर समय उनकी अपनी भूमिका अद्भुत होती है। और मुझे तो ये और आनंद है जब यहाँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हम में से, मैं भी उसी में से, और मुझे लगता है इंदर सिंह भी उसी में से, जो बताया गया कि अधिकांश सरकारी स्कूल से निकलने वाले बच्चों ने अपनी उपलब्धियां हासिल की है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, अभावों की उस पराकाष्ठा के बीच से हमारे यहाँ तो लक्ष्मी का महत्व भी वनस्पति में अगर कहीं है तो कीचड़ से तो कमल खिलते हैं, उसका आनंद आता है। हमारे लिए कमल दल का वो पुष्प आनंददायक, उसकी अपनी हमारे लिए वो शोभा। लेकिन ये बात सही है, जिस तरह से हमारे इस देश को आजादी के बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा के लोगों ने अपने तरह से अलग अलग प्रकार से युक्ति बुद्धि के साथ, मेहनत के साथ इस देश को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया, उसमें आपका सबसे बड़ा योगदान है। मैं बधाई देना चाहूंगा हमारे सभी प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को, कर्मचारियों को। और क्या राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य की केंद्र प्रशासन में तो मान के चलता हूं कि ये जो हमारी परमात्मा की लीला है इस अवसर पर। लेकिन कुछ उदाहरण हमको बड़े भी देखना पड़ेगा, जिसकी तरफ से हम अपने अतीत के गौरवशाली पृष्ठ पे भी ध्यान दें। हमको मालूम है कि आज हमने 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3, 4 में निकाल दिया। आपको ये भी ध्यान में आएगा कि कौन सा ऐसा विद्यार्थी है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला, और फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकला। फर्स्ट अटेम्प्ट में भी उस समय जब अंग्रेजों के लिए, उस समय के भारत में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, ये जो पूरा बेल्ट एक था, उस समय आईसीएस होती थी। और आईसीएस की उस एग्जाम में ये जो घमंड था अंग्रेजों को कि हाँ हम बहुत बुद्धिमान हैं, हमारे खून में कुछ विशेष गुण है, पता नहीं कि क्यों बीमारी हो जाती किसी की, लेकिन हो जाता अहंकार। उसने अपने युक्ति बुद्धि से जब राज्य बना लिया, वो भूल गए कि ये सत्ता, सुख, राज्य, अधिकार, इसके आगे भी कुछ है। और भारत तो देने का सुख मानने वाली संस्कृति का भारत है, जो यहाँ पर अतीत के काल से सब कुछ लेने का नहीं, जियो और जीने दो का भाव रखने वाला भारत है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है इस भारत के अंदर
अतीत के काल से जड़ों के अंदर जो संस्कार डले, आईसीएस की वो एग्जाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पास की। और 23 साल की उम्र में पास की, और केवल पास करने में भी विश्वास नहीं था, उस समय की वो प्रावीण्य सूची में भी आए। प्रावीण्य सूची में आने के बाद आमतौर पर कभी किसी से पूछो कि जरा भैया तुम प्रावीण्य में आ गए, तुम घर आ जाओ, बड़ा कठिन जाएगा ना, जाएगा कि नहीं जाएगा? पहली बार तो प्रावीण्य में आना ही कठिन है, और आने के बाद वहां से वापस आना। लेकिन ये आजादी के मतवालों का, भारतीय नौजवानों का उस समय की जो संकल्प शक्ति, वो उत्कृष्ट उदाहरण था। उन्हें लात मार दी, बोले मुझे खाली केवल दिखाना था कि केवल तुम में अकल नहीं है, अकल हम में भी है। ये रिकॉर्ड उन्होंने बनाया। लेकिन ये उस समय उस दौर की बात मान लो जब हमारे लिए आजादी की ज्यादा महत्ता थी। हमारी योग्यता क्षमता के आधार पर हम अपने देश की स्वतंत्रता के लिए भी काम कर रहे थे, देश के सामने भारतीय प्रतिभा का प्रदर्शन भी कर रहे थे, और देश की चुनौतियों के लिए अपने व्यक्तिगत सुख लाभ वैभव को अलग हटाकर हम अपने उस मूल उद्देश्य के लिए, आजादी के लिए जो लड़ रहे थे लोग, वो उस तरह की बात मान ली। लेकिन जब आजादी मिल गई तो इस आजादी की कीमत भी हमको याद रखना है। आजादी भारत की, स्वतंत्र भारत की दृष्टि से, समग्र भारत की दृष्टि से अगर सोचे तो 1000 साल पृथ्वीराज सिंह चौहान आखिरी बार हमारे भारत के शासक रहे। उसके बाद के काल में अलग अलग शासन की बहुत सारी धारा है, लेकिन वो धाराओं की जड़ अपने देश से नहीं जुड़ती, इसमें कोई संकोच नहीं। लेकिन सच्चे अर्थों में जब हमारी आजादी 1947 में मिली है, उसके बाद भारत ने जो करवट बदली है, ये आज का ही देश है कि हमारे लिए एक चाय वाला प्रधानमंत्री है और एक गाय वाला आपके सामने बोल रहे हैं। ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है, ये आनंद भी है। हमारे परिवार के अंदर कठिनाइयां हैं, किसके नहीं, लेकिन जब हम कहीं किसी न किसी कारण से आगे बढ़ते तो हम आगे बढ़ने के साथ साथ पीछे वालों को भी नहीं भूलें, उनका भी स्मरण रखें, जड़ों से जुड़ करके चले। अपने सुख वैभव आनंद की तो कौन कल्पना नहीं करता, लेकिन हमारे सुख आनंद वैभव के पीछे हमारी जवाबदारी हमको बुलाती। कई उदाहरण भरे पड़े। मैं काल का विक्रमादित्य के काल में सपों ने पूरे उस समय का भारत तो आर्यावर्त था, हिंदू कुश के आगे तक का भारत माना जाता था, और ऐसे में पूरा भारत सपों के आक्रमण के बाद गुलाम हो गया, और उस गुलामी के दौर में भारत को मुक्त कराने का विक्रमादित्य ने 11 साल की उम्र से अभियान चलाया। 16 साल 5 साल में पूरा देश मुक्त करा दिया। लेकिन मुक्त कराने के बाद उस काल के क्रम में एक घटनाक्रम ये भी घटा कि सपो की राजकुमारी से विक्रमादित्य का विवाह भी हो गया। अब विवाह होने से दाम्पत्य जीवन में विक्रमादित्य अपनी धर्मपत्नी के साथ जब पूरे इस भूभाग से सको को हटा करके अपनी सत्ता को स्थापित करते हुए जब वो अपने दरबार में बैठते हैं, तो उस समय के इस भारत के 3 बड़े बड़े टुकड़े मान लें। एक में हमारा मालवा उज्जैनी से शासन चलता था, एक मथुरा से उधर वाला पूरा हमारा पंजाब से लेकर आगे तक का हिस्सा था, एक अफगान के पास का पूरा हिस्सा था जो ईरान से लगा करके पूरे क्षेत्र में, तीनों जगह उस राजकुमारी के भाई शासन कर रहे थे, और उनको हरा करके सत्ता वापस विक्रमादित्य ने हस्तगत की। ऐसे में जब सत्ता हस्तगत की और बंदी बना करके जब उनके दरबार में लाया गया और ये कहा गया कि इनके लिए महाराज आप न्याय करिए, उनके साले थे तीनों विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य के साले तीनों खड़े सामने और उनको सजा सुनाने के लिए, जैसा कि महामंत्री ने विस्तार से अपनी भाषा में, वकील ने अपनी बात कर दी, लेकिन जब उनने विस्तार से कहा तो पत्नी आ गई दरबार में। उन्होंने कहा ये इनको माफ कर दो, इनको सजा ऐसी दे दो चाहे जेल में डाल दो, लेकिन इनकी जान बख्श दो। अब विक्रमादित्य तो न्याय के लिए जाने जाते हैं। विक्रमादित्य ने कहा कि मैं अपने देश के अंदर शासन के सुशासन के लिए जाना चाहता हूँ, और मेरे भले ही ये साले हैं, लेकिन देश के ऊपर आक्रमण करने वाले आक्रांता हैं, इसलिए आक्रांताओं का एक एक सांस का हिसाब भी देश रख रहा है।
इनको कुछ समय भी जिंदा रहना, ये मैं देश के साथ न्याय नहीं करूंगा। उसी समय 3 सालों को हाथी के पैरों से उनको दबाकर उनका प्राणांत करा दिया। यह हमारा विक्रमादित्य का वो न्याय आज भी इस बात के लिए गौरवान्वित करता है कि शासन के सूत्र संभालने के बाद सत्ता की व्यवस्थाओं से जुड़े हुए लोगों को अपना किस प्रकार का चरित्र रखना चाहिए। इसलिए विक्रमादित्य को न्याय के लिए भी जाना जाता, दुनिया उसको जीते जी भगवान राम के समान मानती है। ये अतीत का गौरवशाली कष्ट होते उनके। लेकिन 2 उदाहरण केवल दूंगा। एक उदाहरण, उनके पति जरा उनकी अपने बाकी कारण से उनके सास ससुर ने सत्ता की व्यवस्था की सूत्र अहिल्या माता को दिए थे। अहिल्या माता ने संभाले, लेकिन पति उनके थे, फिर भी एक तरह से सत्ता के सारे सूत्र शासन व्यवस्था के अहिल्या महारानी को दिए। और ऐसे में वो एक मुहिम पे जाते हैं, अर्थात युद्ध के लिए जाते हैं। पड़ोस के कुछ राज्यों में जाके कब्जा करके आते हैं, धन लेकर के आते हैं, अपने पास वो धन ला करके अपने कक्ष में रख लेते हैं। अहिल्या को मालूम पड़ता है, तो इसी बीच वो खंडेराव कहीं जाते, खंडेराव उनके पति का नाम, वो सारा धन उठा के सरकारी कोष में जमा करवा देते, खजाने में जमा करवा। अब जैसे खंडेराव लौट के आते तो अपनी महारानी से भयंकर झगड़ा करते हुए बोलते कि मैंने युद्ध से जो पाया तुमको क्या अधिकार था, उसको तुमने सरकारी खजाने में जमा करा दिया। अहिल्या महारानी ने शासन के सूत्र के आधार पर कहा कि मैं न्याय की कुर्सी पर बैठी हूँ, तुम युद्ध करने गए तो बिना फौज के गए क्या? ये हमारी सत्ता की व्यवस्था के आधार पर आपने विजय हासिल की, तो इस पे पहला अधिकार हमारी सरकार का है, इसलिए आपका कोई अधिकार नहीं, वो हमारे पास जमा होना चाहिए। ये जो उदाहरण है, ये अपने आप में उदाहरण इतना बताता है। जो उदाहरण दूसरा जोड़ता है कि उनके स्वयं के बेटे की कुसंगत के कारण से हाथी के पैरों के तले अपने बेटे को भी उनने, एकमात्र बेटा था, लेकिन एकमात्र बेटे के भी न्याय के मामले में दंड देने में वो पीछे नहीं थी। मैं जब ये बात कर रहा हूँ तो मैं ऐसे अपने सभी प्रशासनिक सेवा में अलग अलग क्षेत्रों में चयनित युवाओं के लिए वो उम्मीद करता हूँ कि इतनी गौरवशाली परंपरा हमारी है। इस गौरवशाली परंपरा को स्मरण करते हुए परमात्मा ने आपको कहाँ कहाँ से कैसे कैसे किस संकट से निकालते हुए कहाँ तक पहुँचाया है, तो मैं मान के चलता हूँ कि आप चंदन की तरह अपने आप को घिसे और आपके हर काम से खुशबू आती रहे भारतीयता की, हमारी संस्कृति की, आस्था की, कीर्ति की। यह उम्मीद करता हूँ। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। और आप में